Hello students, today we discuss about the class 10th SST chapter 5 democracy fourth video. In fourth video we will discuss about the demerits of the democracy. Following are the demerits of democracy which can also be called as reason in its disfavors. डेमोक्रेसी के जो दोष हैं उसको हम उसके क्या कारण है उसको हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. नंबर 1, कन्फ्यूजन रिगार्डिंग डेमोक्रेसीज एजम्पशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स. मीन्स डेमोक्रेसी की जो लोगों की अवधारणाएं हैं वो भ्रमपूर्ण हैं. जैसे कि a democracy assumes every individual to be intelligent and calculative, therefore it provides universal franchises to every individual and believes that an individual is mature enough to take decisions regarding political issues, but the critics believe that in his root form a human being is a mindless creature who is influenced by his emotions and passion. And when such individuals are given universal franchise, then we get a crowd of public instead of a democracy in actuals. इसमें डेमोक्रेसी जो है समझी जाती है कि कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट और कैलकुलेटिव होता है, लेकिन राजनीतिक मामलों में जो मैच्योर डिसीजन होते हैं उनको देने में वह समर्थ होगा, ऐसा माना जाता है डेमोक्रेसी में. लेकिन बाद में पता चलता है कि जो व्यक्ति जो है एक प्रकार से माइंडलेस एनिमल है जो अपने मूल इमोशंस और पैशंस के द्वारा चलता है. और इसलिए जब व्यक्तियों को जब वोट का अधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में जो है डेमोक्रेसी की जगह पे एक प्रकार से भीड़ ही मिलती है. सेकेंड, न्यूट्रलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता. देयर इज न्यूट्रलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास इन डेमोक्रेसी. इट दिस सिस्टम देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी बिसाइड्स क्वालिटी. मतलब इसमें जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी उदासीनता होती है और इसमें क्वांटिटी पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय क्वालिटी के. सो इन दिस सिस्टम द इंटेलेक्चुअलिस्ट क्लास डू नॉट टेक पार्ट प्रॉपरली इन सोसाइटी. तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग जो है सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता है. नंबर 3, कन्फ्यूजन इन द क्लेम ऑफ इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन. इसमें जो शैक्षणिक इम्पोर्टेंस है उसका जो दावा किया जाता है तो वो भ्रमपूर्ण है, कन्फ्यूजन है उसमें. दिस क्लेम रिगार्डिंग डेमोक्रेसी that it provides education of social science, ethics and patriotism to each of individual is absolutely confusing. मतलब डेमोक्रेसी में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह जो है इंडिविजुअल यानी व्यक्ति को यानी कि नागरिक शिक्षा, सोशल साइंस, एथिक्स एंड पेट्रियोटिज्म देशभक्ति की शिक्षा देता है, जबकि जो एक्चुअल कंडीशन है वो इससे डिफरेंस है. In a democracy, every political party presents in its opinion on every important issues on the basis of its selfish interest and promoters in its name of welfare of the nations. इसमें जो भी पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वो इम्पोर्टेंट इशू को अपने सेल्फिशनेस के आधार पे, सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पे ही उठाती हैं और इसके जो प्रोमोटर होते हैं वो अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं और अपने देश का हित बताते हैं. दे पुट एलिगेशन ऑन वन अनदर एंड प्रोवोक द फीलिंग ऑफ वेरियस पब्लिक ग्रुप्स टू अट्रैक्ट देम इन देयर फेवर्स. और कई जो पब्लिक ग्रुप होते हैं उनको दिखावे के लिए वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और पब्लिक की भावनाओं को भड़काते रहते हैं. कन्फ्यूजिंग रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी. डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता और जो समानता की बात है वो पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है, उसमें भी कन्फ्यूजन है.
A democracy provides its citizen political freedom and equality, but it does not provide economic freedom and equality to the pupils. डेमोक्रेसी में बताया गया है कि जो सिटीजन है उसको पॉलिटिकल फ्रीडम और समानता का अधिकार है, बट वास्तव में देखा जाए यह जो है इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वलिटी समानता नहीं देती है. इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी एन इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी आल्सो बिकम्स यूजलेस. और जब व्यक्ति को कोई फ्रीडम ना हो, इकोनॉमिक फ्रीडम इसकी अनुपस्थिति में, तो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है और इक्वलिटी है वो जो है यूजलेस हो जाती है. इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल्स फ्रॉम वेल्दी बैकग्राउंड्स कंटेस्ट द इलेक्शन एंड दे आर इलेक्टेड ड्यू टू देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस. यानी जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने धनवान बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी पावर को वो इस्तेमाल करते हैं. एंड व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल इन ए लेजिस्लेटर आर रिच they form such laws which are only for the benefit of the wealthy sections. और जब वो जब धनवान व्यक्ति जब वहाँ पहुँचता है लेजिस्लेटिव में तो वो जो है अपना ही बेनिफिट देखना चाहता है और जो धनवान समूह है, धनवान वर्ग है, उसके बेनिफिट के लिए काम करता है. इन दिस वे द पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ द पुअर सेक्शन बिकम यूजलेस ड्यू टू दिस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी. अब चूंकि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी या समानता है, इसलिए जो पॉलिटिकल फ्रीडम है और इक्वलिटी है गरीब लोगों के लिए वो यूजलेस हो जाती है. साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी of utmost importance of the running of the democracy, but there are various demerits of political parties system, and due to these parties political environment get polluted in a democracy. पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है वो जो है एक प्रकार से राजनीतिक वातावरण को पॉल्यूटेड कर रहा है, उसको खराब कर रहा है डेमोक्रेसी में. इन थ्योरेटिकल फॉर्म all the political parties are formed in national interest, and they formed and propagate various political, social and economic policies for the benefit of the nation and its citizens. But in actual, all the political parties give importance to patriotism towards their respective party rather than patriotism toward the nations. अब होता क्या है कि जबकि थ्योरेटिकल फॉर्म में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में और वेरियस पॉलिटिकल, सामाजिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए काम करना चाहिए सिटीजन्स के लिए, बट वास्तव में होता क्या है कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टी जो हैं गिव इम्पोर्टेंस टू पेट्रोटिज्म टुवार्ड देयर रेस्पेक्टिव पार्टी रेदर देन पेट्रोटिज्म टुवार्ड दी नेशन. यानी कि उनकी पार्टी जिस देशभक्ति को निभा रही है वो उनको ही करते हैं, जबकि जो राष्ट्र के प्रति जो देशभक्ति होना चाहिए उसको वो बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि दल भक्ति को महत्व देते हैं. नंबर 6, irresponsible form of governments. In theoretical form, democracy is said to be a government which is responsible toward the peoples, but in actual democracy seems to be an irresponsible form of governments. तो गवर्नमेंट की जो है गैर जिम्मेदाराना रूप दिखाई देता है इसमें. तो थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या कहलाता है कि डेमोक्रेसी कहा जाता है कि गवर्नमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टुवार्ड द पीपल. गवर्नमेंट ऐसी होती है जो कि लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए डेमोक्रेसी में ये ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है इररेस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट लोगों के लिए. नो पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेल्योर विच टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. तो कोई भी पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि क्या जो है असफलताएं हैं लोकतंत्र शासन में, कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता है. Whenever a big failure take place, the government hold the movements and obstacle put forward by the opposition parties to be the reason of such failures. अब इसमें जब भी कोई फेल्योर होता है तो गवर्नमेंट जो है अपना एक सरकार विरोधी दल के आंदोलनों में अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी मानती है, किंतु जो विरोधी दल हैं वो असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं. नंबर 7,
wastage of public wealth and time. In a democracy, formation of policies and law consumes a lot of money and a lot of time in also wastage. तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारा पब्लिक का धन और समय का की बर्बादी होती है. ऑल द वर्क्स आर डन बाय द वेरियस कम्युनिटीज़ आफ्टर एक्सटेंडेड डिबेट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स. अब जो लेजिस्लेटर्स हैं, यानी कि असेंबली में जो भी सदस्य उनके जाते हैं वो डिबेट करते हैं और काफ़ी सारा समय इसमें वेस्ट होता है. This process of democracy is extremely time consuming and expensive. In the same way, a lot of national wealth and time is consumed due to the process of general elections. और इलेक्शन के द्वारा भी इसमें काफ़ी पैसा वेस्ट जाता है. On one hand, this is a very expensive process in context to money, and on the other hand, the rate of development of such democracies is also very low. तो इसमें देखा जाए एक तरह से तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है मनी के कंटेस्ट में, और दूसरी तरफ जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है डेमोक्रेसी में वो भी बहुत ही कम हो जाती है. डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, वोटर का इंटरेस्ट ना लेना. डेमोक्रेसी इज कॉल्ड टू बी द रूल ऑफ पीपल, बट द वोटर डू नॉट कीप एनफ इंटरेस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस. अब देखा जाए तो डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि यह पीपल का ही शासन है, लोगों का ही शासन है. लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वोटर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है. आफ्टर द इमेंस एफर्ट्स मेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टेंट्स, द वोटिंग टर्न आउट अकाउंट्स टू मियरली 50 to 60%. लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसमें अपना एफर्ट करती हैं और जो प्रतिभागी हैं उसमें भाग लेते हैं, प्रत्याशी हैं, तो जब वो फोर्स करते हैं तब 50 to 60% वोटिंग हो पाती है. इट बिकम क्लियर फ्रॉम दिस दैट ड्यू टू द डिमेरिट्स present in a democracy, its citizens themselves do not consider this governance system to be their own. तो इस डेमोक्रेसी में यह बात सामने आती है कि यह इसका दोष है डेमोक्रेसी का कि सिटीजन जो स्वयं में ही जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसको स्वयं में ही कंसिडर नहीं कर पा रहा है अपने आप में ही. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन ऑल द वोटर्स do not cast their vote, then usually less qualified and opportunist type of public representative get elected. जब इसमें वोटर इंटरेस्ट लेता है तो लेस क्वालिफाइड यानी कि कम पढ़े लिखे और अपॉर्चुनिटिस्ट यानी अवसरवादी टाइप के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुने जाते हैं. नंबर 9, अ वीक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी. संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन. इन केस ऑफ वार और अदर सच टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रूव्स टू बी वीक बिकॉज देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इट्स. जब कभी लड़ाई होती है, युद्ध स्थिति आती है और क्राइसिस संकट आता है जब देश पे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वीक नज़र आती है, सिद्ध होता है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, उसका केंद्रीकरण बिखर जाता है, विकेंद्रित हो जाती है. इन दिस सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक एंड सीक्रेट डिसीजंस. और इस सिस्टम में कोई भी डिसीजन जो है क्विक पॉसिबल नहीं है और कोई सीक्रेट डिसीजन भी उसमें पॉसिबल नहीं है. इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल अदर यूरोपियन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक्सेप्ट ब्रिटेन प्रूव टू बी वीक इन फ्रंट ऑफ मोनार्चिस्ट नाजी जर्मनी. सेकेंड वर्ल्ड वार में ऑल यूरोपियन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, यूरोप की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, ब्रिटेन को छोड़कर सिद्ध होता है कि वे एक मोनार्ची यानी एक शासक की प्रथा थी नाजी जर्मनी, उसके सामने ये वीक साबित हुई. And after the Second World War, all the democratic states of Eastern Europe proved to be weak in front of the Bolshevist Soviet Unions. और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डेमोक्रेटिक स्टेट थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो भी वीक साबित हुए फ्रंट ऑफ बोल्शविस्ट सोवियत यूनियन के, सोवियत संघ के सामने. डेमोक्रेसी डज नॉट सपोर्ट वर्ल्ड पीस. अब ये आलोचकों का कहना है कि डेमोक्रेसी कभी भी जो है शांति, विश्व शांति को सपोर्ट नहीं करती है. बोल्शेविक क्रिटिक्स बिलीव्स दैट डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर कैपिटलिस्टिक स्टेट्स. तो बोल्शेविक का मानना है, ये क्रिटिसाइजर हैं, इनका मानना है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वो एक प्रकार के कैपिटलिस्ट
यानी कि पूंजीवादी राज्य होते हैं। कैपिटलिज्म्स गिव बर्थ टू वार एंड इम्परियलिज्म्स, जो पूंजीवाद है कैपिटलिज्म्स, वो जो है जन्म देता है युद्ध को और इम्पीरियलिज्म्स यानी कि साम्राज्यवाद को जन्म देता है। इसलिए देयरफॉर डेमोक्रेटिक स्टेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सपोर्टर्स ऑफ वर्ल्ड पीस। तो इसलिए जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट हैं वो वर्ल्ड पीस के समर्थक नहीं माने जा सकते। ब्रिटेन, France and other democratic states of Europe had adopted the policy of war and imperialism. Although at present time the prosperous democratic states of Europe seems to be in opposition of war and political imperialism, yet their policies are given birth to a new form of economic imperialism which we call neo-colonialism. अच्छा, ब्रिटेन, फ्रांस आदि जो यूरोप के डेमोक्रेटिक राज्य हैं, इन्होंने वार और जो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। हालांकि प्रेजेंट में जो यूरोप के जो डेमोक्रेटिक राज्य हैं वो वॉर और जो पॉलिटिकल इम्पीरियलिज्म्स है उसके जो है विरोधी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं एक नए प्रकार के इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म्स को जन्म दे रही हैं, जिसे हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनियां और जो इंटरनेशनल आर्थिक संख्याओं की दृष्टि से जो अफ्रीका और जो एशिया है वो इसके फेवर में नज़र आते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को इसमें प्रभावित कर रहे हैं। Therefore, the Bolshevik philosophers believe that in modern time also democracy and capitalism are joined with one another, and this is a danger for world peace. साम्राज्यवादी विचारकों का मानना है कि जो प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसी और इम्पीरियलिज्म है यानी पूंजीवाद है उसकी जो सांठगांठ है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी है वो दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं और ये विश्व शांति के लिए खतरा बने हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। अभी हमने इसके पहले डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा था और उसके पिछले थर्ड वीडियो में हम डेमोक्रेसी की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें डेमोक्रेसी की जो सफलता है उसके लिए क्या क्या परिस्थितियां एसेंशियल कंडीशन होना चाहिए। एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन वर्क सक्सेसफुली ओनली इन फेवरेबल कंडीशन एंड इफ द कंडीशन आर अनफेवरेबल देन इट डिक्लाइंस। जब भी कोई सिस्टम सफल होता है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होना ज़रूरी होती है। द सेम इज़ आल्सो ट्रू फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम्स, और यह जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी लागू होता है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी was established in several states of Europe, but due to lack of favorable condition this democratic system of government became a failure and it was replaced by several dictators। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया गया था, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो वो भी जो है फेल्योर होती गई और उसकी जगह पर कोई सेवरल एट प्रेजेंट एशिया Africa and Latin America continents also democratic form of government has declined in various countries। और आज के समय में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में के कंटिनेंट्स में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट का वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है वेरियस कंट्रीज़ में ड्यू टू लैक ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे जो है उसके लिए परिस्थितियाँ नहीं बन पाई हैं सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी के लिए। द स्कॉलर बिलीव दैट द फॉलोइंग कंडीशंस कैन प्रूव टू बी हेल्पफुल इन सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो जो स्कॉलर्स हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो विद्वानों का मत है कि निम्नलिखित कंडीशंस हैं जिसमें कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल तरीके से चला सकते हैं। नंबर 1, पीस एंड सिस्टम्स।
It is important for the success of a democracy that the internal condition of the country should be normal and the fear of war or external invasion should not exist. यह महत्वपूर्ण है कि डेमोक्रेसी की सफलता के लिए कि जो देश की आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, आंतरिक कंडीशन है, वो नॉर्मल होना चाहिए और लोगों का युद्ध के प्रति भय नहीं होना चाहिए और बाहरी आक्रमण से भी लोग जो है बिना डरे रहें, should not exist, नहीं होना चाहिए. In such condition, decentralization of power remain intact and people can utilize their freedoms. तो इस कंडीशन में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है और पीपल यूटिलाइज देयर फ्रीडम और अपनी स्वतंत्रता को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं. बट इन इफ मूवमेंट्स which challenge the stability and system of a country are organized or if there is an external invasion, then the government centralizes the power of for national integrity and safety and applies censorship on the freedom of pupils. तो इसमें ऐसा स्थिति में जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का तो उपयोग करते ही हैं, किंतु जब देश में पॉलिटिकल स्थिरता व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं और बाहरी आक्रमण होता है तो गवर्नमेंट की जो राष्ट्र की प्रति जो अखंडता और सुरक्षा है उसके लिए सत्ता का जो केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति जब स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाती है, इस स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है और in such condition democracy start to decline which pave the path for the formation of dictatorship government. और बाद में फिर जो है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट यानी कि अधिनायक तंत्र की स्थापना का रास्ता खुल जाता है. अतः लोकतंत्र में सो पीस एंड सिस्टम बोथ आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी. इसलिए डेमोक्रेसी में पीस यानी कि शांति व्यवस्था होना आवश्यक है. स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी. It is essential for the success of the democracy that the nation's economy is sufficiently strong and enough. यानी कि लोकतंत्र सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्याप्त मजबूत होना चाहिए. यदि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था if a nation's economics is suffering from industrial crisis, then industrial chaos also occurs in such nation and the entire national economy get disturbed. यदि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है लड़खड़ा जाती है. After the First World War, democracy ended in Germany and Italy when the national economy of these countries had become distributed and dictatorship was established here. फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद डेमोक्रेसी का अंत हो गया था जर्मनी में और इटली में, जबकि जो नेशनल इकोनॉमी इन कंट्री की है वो भी डिस्टर्ब हो गई थी और डिक्टेटरशिप्स यानी कि अधिनायक तंत्र इस्टेब्लिश हो गया. In the same way, after the Second World War, democracy ended in the countries of Eastern Europe due to economic turmoil and communist dictatorships was established there. इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेसी का अंत हो गया था और वहाँ पे भी इकोनॉमिक टर्मोइल यानी कि आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी और कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गए थे. इन मॉडर्न टाइम आल्सो द मेन रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका स्टेट इन देयर डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमी. वहाँ अमेरिका में भी इकोनॉमी की जो डिटेरियोरेटिंग है यानी कि वहाँ पे भी आर्थिक संकट आ गए थे, इसलिए डेमोक्रेसी का व्यवस्था उधर भी चरमरा गई थी. सेवरल एफ्रो एशियन स्टेट्स आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम सिमिलर क्राइसिस. और अनेक एफ्रो एशिया राज्य भी ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं. एस्टेब्लिश नंबर 3, डेमोक्रेसी की सफलता के लिए हमें कंडीशन में एक तो इकोनॉमिक इक्वलिटी का स्थायित्व रखना होगा. For successful running of the democracy, only a strong economy is not sufficient. Along with this is also important that economic equality should exist in a state to a considerable extent. That is, the gap between the rich and the poor should not be wide.
यानी कि इकोनॉमिक्स आर्थिक समानता होना चाहिए। यदि हमें इस्टेब्लिशमेंट रखना है डेमोक्रेसी का, तो जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, चौड़ी है, उसको गैप को कम होना चाहिए। दिस इज possible only when a large middle class exists in the country. Only in such position class conflicts which weaken a democracy can be avoided. यह तभी संभव हो सकता है जब देश में बड़ी मात्रा में मिडिल वर्ग मौजूद हो, और इस कंडीशन में ही डेमोक्रेसी को जो कमज़ोर करने वाला वर्ग संघर्ष से बचाया जा सकता है। यानी जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स है अमीरी गरीबी का, उससे बचाया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। नंबर 4, सामाजिक न्याय की स्थापना। It is essential for the success of democracy that no discrimination should be made with an individual on the basis of religion, caste, language, color, breed, birthplace, etc. तो लोकतंत्र में यानी डेमोक्रेसी में सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। All the people should be regarded as equal in front of the law and the court should give in इक्वल जुडिशियल प्रोटेक्शन टू ऑल ऑफ देम। यानी सभी जो लोग हैं उनको इक्वल रखा जाए सभी नियमों के सामने, और उनके लिए जो भी जजमेंट है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, और उनके लिए न्यायिक सुरक्षा भी सभी के लिए समान होना चाहिए। इन ए सोसाइटी व्हेन ऑल पीपल आर गिवन एन इक्वल स्टेटस लाइक दिस, देन इमोशनल यूनिटी आल्सो एग्जिस्ट among them and social democracy gets established, which assist in the successful running of political democracy. अब इस प्रकार से जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच जो भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है, सब इमोशनल रूप से अपने एक दूसरे को अच्छी तरह से देखते हैं और उनमें एक यूनिटी की भावना भी आती है, और सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना होती है, यानी कि सक्सेसफुल रनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए। एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स, शिक्षित और जागरूक जनता। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट्स सिटीजन शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर। ओनली एजुकेटेड पीपल हैव द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी बाई क्रिएटिंग हेल्दी मैंडेट्स। यानी कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनमें ही क्षमता होती है और समस्याओं को समझने की और सुलझाने की अच्छे वातावरण में। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन द सिटीजन्स आर अवेयर देन दे आर कैपेबल ऑफ अपोजिंग द एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो जो है कैपेबल होंगे अपोज करने का। यदि कोई एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जा रही है तो उसका विरोध करने के लिए वो सक्षम होंगे। नंबर 6, बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट्स, जनमत का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग माने बनाना, पब्लिक मैंडेट मीन्स पब्लिक का जो मत है। फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ सोर्स ऑफ द बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी की सफलता के लिए लोगों का जो मैंडेट है यानी कि जनमत है उसकी फ्रीडम की ज़रूरत है। दिस मीन्स दैट द press, literature, radio, cinema, television, etc. should not have government control and freedom should be provided to organize meeting and form organization. When the source of the forming public mandate are provided freedom, only then the citizens are successful in opposing the anti-democratic policies and work of a government in an organized and peaceful manner, and democratic dignity remains intact and the government works along with the being responsible toward the people. In such condition a democracy runs successfully. यानी कि इसका अर्थ है कि जब कोई प्रेस है, लिटरेचर, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, सभी पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और जब जनमत का जो साधन स्वतंत्र होते हैं तो नागरिक जो है एक तरह से संगठित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक के विरोध में जो नीतियां हैं उसकी आलोचना करने में सफल हो सकते हैं, जिसमें कि लोकतंत्र की भी मर्यादा बनी रहती है, और इस स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य करता है। नंबर 7, सिविल, एथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर्स। इन ए सोसाइटी when civil, ethical and national character is good, then the possibility of success of democracy is quite high over there. जब किसी समाज में कोई नागरिक है
या एथिकल मीन्स नैतिकता और नेशनल मीन्स राष्ट्रीय कैरेक्टर्स, इसको महत्व दिया जाता है, तो वहाँ पे लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की जो सक्सेस है उसकी उम्मीद ज़्यादा ही हो जाती है। In such society, the citizens exercises their rights and fulfill their duties in an appropriate ways. They discuss about public problems with the point of view of public welfare and behave tolerantly, compassionately, kindly, cordially and lovingly with their companions. मतलब ऐसे समाज में जो व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों को उचित प्रयोग करते हैं, वे सार्वजनिक समस्याओं से दृष्टि से विचार करते हैं और वे अपने जो साथी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके प्रति सहिष्णुता, टॉलरेंस और उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और जो अपने राष्ट्र से भी प्रेम करते हैं। In fact, a democracy finally depends upon the power of its citizens, and when the civil, ethical, and national character of the people is strong, then democracy also becomes successful. तो जो डेमोक्रेसी है वो अंतिम दृष्टि से जनता की शक्ति पर ही निर्भर करती है। जब जनता में जैसे कि नागरिक नैतिक और चरित्र स्ट्रॉन्ग होता है तो लोकतंत्र जो है सफल हो जाता है। नंबर 8, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ द डिक्टेटरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो पावर का जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो एक तरह से डिक्टेटरशिप को बताता है और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर बटी होना वो डेमोक्रेसी का आधार होता है। ओनली आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स एंड मेक ए डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो कई सेक्शंस में लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए और डेमोक्रेसी को सफल बनाया जा सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ए डेमोक्रेसी। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो उसमें वो अच्छी तरह से एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का उदाहरण है डेमोक्रेसी में। थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अ कॉमन मैन पार्टिसिपेट ईगरली इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ही गेट्स एजुकेटेड अबाउट सिटीजनशिप इन द राइट वे एंड ओनली देन ही गेट्स नॉलेज अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो कॉमन मैन भी है वो भी उत्सुकतापूर्वक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भाग ले सकता है और एजुकेटेड भी प्राप्त कर सकता है और अच्छा सिटीजन बन सकता है, उसका रास्ता खुल सकता है और वो जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी अच्छी तरह से जान सकता है। फ्रीडम टू द सिटीजन्स, नागरिक की स्वतंत्रता है। डेमोक्रेसी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड रूल्स विच मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड fundamental right to the citizens and arrangements should also be made for the protection of these rights। मतलब इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फंडामेंटल राइट प्राप्त होने चाहिए सिटीजन्स को और उसका अरेंजमेंट भी होना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स, यानी कि उनके अधिकार की सुरक्षा के लिए उनको व्यवस्था होना चाहिए। फ्रीडम टू सिटीजन्स मीन्स दैट द सिटीजन शुड गेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, यानी कि नागरिकों की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि सिटीजन शुड गेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, यानी कि अपना मत रख सके स्वतंत्रता पूर्वक, फॉर्म यूनियंस, अपना संघ बना सके, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड परफॉर्म पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सके, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके। फंडामेंटल्स राइट सिग्निफाई दैट the citizen should have the right of peaceful opposition towards all such policies and decisions of the government which they believe to be against the democracy and public welfares। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स की वो जो है शांतिपूर्वक उसको अपोज कर सकें यदि कभी जब गवर्नमेंट्स की जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ हैं वो यदि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो, डिसीजन उनके अगेंस्ट हो, तो पब्लिक उसका अपोजिशन शांतिपूर्वक कर सके। दिस इज आल्सो अंडरस्टूड दैट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन द सोर्स ऑफ द बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट शुड आल्सो रिमेन फ्री। और इसमें यह स्पष्ट है कि जो नागरिक की जो मौलिक स्वतंत्रता हैं उसके प्रयोग से ही जो जनमत का निर्माण है वो उसके जो साधनों का स्वतंत्र होना भी
बहुत ज़रूरी है। नंबर 10, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। लिखित संविधान होना और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन यानी लोकतांत्रिक परंपराएं, ये भी एक फैक्टर है डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर सो दैट द डिस्प्यूट्स और कन्फ्यूजन अराइज रिगार्डिंग इट्स इंटरप्रिटेशंस। तो लिखित संविधान का मतलब है कि जो भी संविधान में भाषा स्पष्ट होना चाहिए, उसकी व्याख्या को लेकर विवाद और भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल ले, जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। The intention of the conduct of the democratic tradition is concerned to those rules and regulations whose descriptions are not written in constitution or anywhere democratic procedure and process, and it requires the acceptance of all parties। लोकतांत्रिक परंपराओं में उन नियमों व्यवस्थाओं से है जिनका वर्णन संविधान का या कहीं भले ही लिखित रूप में नहीं होता, पर वह लोकतांत्रिक या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रोसीजर है, उसको आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए और जिन पर सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इंडिपेंडेंस एंड पावरफुल जुडिशरी। Constitution is the basis of the democratic government. That is, in the democracy, the government does not have autocratic power. Rather, it has to work according to the constitutional dignity and limitations. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसमें ऑटोक्रेटिक पावर यानी कि किसी एक व्यक्ति का पावर नहीं होना चाहिए। रेदर इट हैज़ वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी, और जो संविधान के अनुरूप लिमिटेशंस हैं, सीमा है, उसके अनुरूप ही उसमें वर्क होना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश ए पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिकॉज सच फॉर्म ऑफ जुडिशरी स्टॉप द लेजिस्लेटर टू ब्रेक द लॉ एंड बिकम tyrannical and declares unconstitutional laws formed by the legislature as invalid. Such judiciary also protect the fundamental rights of the citizens। अब इसमें लोकतंत्र की जो सफलता के लिए एक स्ट्रॉन्ग और फ्री जुडिशरी की आवश्यकता होती है और ऐसी जुडिशरी जो कानून का जो उल्लंघन करते हैं या अत्याचारी बनते हैं उनसे रोकती है, और जो लेजिस्लेटर के द्वारा जो बनाए गए असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून हैं उन कानूनों को यह अवैध घोषित भी करती है। ऐसी न्यायपालिका या जुडिशरी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। तो इसमें पावरफुल जुडिशरी है उसको इसकी स्वतंत्रता पर महत्व दिया गया है। नंबर 12, कैपेबल एंड इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेसी। योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कर्मचारी तंत्र। इन डेमोक्रेसी द वर्क फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स। जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को जो सत्ता प्राप्त होती है उसे अनिवार्य रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं उसको स्वीकार करना होता है। Number 13, a healthy and well organized party system. In practice, democracy is a form of party administrative system. Therefore, its success depends upon the policies, program and loyalty of the political parties. Political party की क्या प्रोग्राम हैं, पॉलिसीज़ हैं या उनकी क्या विश्वसनीयता है, इसके आधार पर भी डेमोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम निर्भर करता है। Their formation should not be on regional, legislative, communal basis. Rather, it should be an national basis। और उनकी जो फॉर्मेशन है गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो उसमें उनको अपने क्षेत्रवाद या जातिवाद, भाषावाद के आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उन्हें राष्ट्रवाद पर ध्यान देना चाहिए। दिस मीन्स दैट द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको यह दिमाग में रखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम हैं
उसको नेशनल लेवल पे ही उसका मुद्दा उठाया जाए या नेशनल लेवल पे ही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनल डेमोक्रेसी शुड बी इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। Internal elections should take place at regular time interval and they should not appoint indisciplined and opportunistic candidate as their members। और इसके अलावा जो कि आंतरिक डेमोक्रेसी है उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो इंटरनल इलेक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। दूसरी बात, जो इंटरनल इलेक्शन है शुड टेक प्लेस एट ए रेगुलर टाइम, नियमित टाइम पे समय पे होना चाहिए और उसके इंटरवल पे होना चाहिए। और वो जो है इनडिसिप्लिन यानी कि जो कि अनुशासनहीन और अवसरवादी कैंडिडेट को उसमें मेंबर उन्हें नहीं बनाना चाहिए। Number 14, capable and loyal statesmen। For the success of democracy, presence of the capable and intelligent politicians is necessary who are also loyal toward the democracy। जो डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल हैं, वफादार हैं, उन्हीं पॉलिटिशियंस को ही डेमोक्रेसी में की सफलता के लिए उनको ही प्रेजेंट होना चाहिए और इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस होना चाहिए। ओनली सच politicians are capable of finding peaceful and democratic solution for national problems। और इस तरह के जो सही पॉलिटिशियंस हैं वही सफल हो पाते हैं शांतिपूर्व और डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन के लिए, राष्ट्र की संबंधित कोई भी समस्या है उसके सॉल्यूशन के लिए। इफ़ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट, अपॉर्चुनिस्टिक, मेक फॉल्स प्रॉमिस, greedy for power, provide illicit profit to their supporters, and provoke the despicable feeling of public, then they transform a democracy into a crowd of public, and a crisis of leadership emerges in front of the nation, and the common people discontinue to trust the politicians। यदि कोई पॉलिटिशियन करप्ट है और अवसरवाद है और वो गलत झूठे वादे करता है, लालची है और जो है अपने प्रॉफिट के लिए अपने सपोर्टर्स को ही प्रॉफिट देता है, तो ऐसे में लोगों में एक गलत धारणा आ जाती है और जो देश की जो लीडरशिप है वो भी खतरे में पड़ जाती है, लोगों का विश्वास उठ जाता है। National schemes of public welfare। In developing countries, it is important for the success of the democracy that such national policies should be formed which, on one hand, should be beneficial for agriculture and industries and help in increasing the national income, and on the other hand, this should also be helpful in raising the living standard of labor class and weaker section of the society। तो नेशनल स्कीम है जो पब्लिक वेलफेयर में वो होना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए लोगों को मदद दी जानी चाहिए, एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए मदद की जानी चाहिए। एंड ऑन द दूसरी तरफ जो भी लिविंग स्टैंडर्ड हैं लेबर क्लास के, उनको ऊंचा बनाए रखना, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो वीकर सेक्शन है, दुर्बल लोग हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होना चाहिए। नेशनल कंसेंट ऑन important issues। For the successful democracy, it is important that there should be consent among the majority and minority population of the society as well as among all the political parties on all the important issues, and there should be such a position that the other political parties and social section have no objection on any political party coming into power, and no unnecessary tension and suspicious take place among them। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपना बहुमत से अपनी सरकार बना लेती है तो उन्हें इस तरह से अपने डेमोक्रेसी की सफलता के लिए उन्हें इस तरह से अपनी बात रखना चाहिए कि जिसमें कि देश में मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटी वाली पॉपुलेशन है उसमें उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें भी सामाजिकता में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज भी हो जाती है, इन सत्ता में आती है, तो दूसरी पार्टी को इसमें कोई समस्या
नहीं होना चाहिए, ना उन्हें कोई तकलीफ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। डेमोक्रेसी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आप इसको अच्छी तरह समझने के बाद क्वेश्चन आंसर जो प्रोवाइड किए जाएंगे आप उन्हें ढंग से लर्न कर लें। थैंक यू वेरी मच।